एक चीज तो आप जहन में बिठा लें कि सीनियर जो है वो आपको हाथ से पकड़ के सिखाएगा नहीं, आपने इंस्पिरेशन लेना होता है। डू यू रियली थिंक कि 1-1.5 साल के एक्सपीरियंस के साथ कोई जुडिशियल ऑफिसर इस तरह से लगना चाहिए? ट्रायल जब चल रहा होता है तो सर्जन के साथ अगर कंपेयर करें, जब कैंची चल गई तो वापसी या कोई एपलेट फोरम नहीं है आपके पास। वो जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट की कोर्ट होती है वो अल्टीमेट कोर्ट ऑफ द जस्टिस नहीं है। अगर आप रिमांड प्रोसीडिंग्स भी चला रहे हो तो दैट इज सब्जेक्ट टू रिवीजन। क्या टिप्स आप देंगे जुडिशियल एस्पिरेंट्स को जो प्रिपरेशन के लिए, किस तरह से वो अपने एग्जाम्स को प्रिपेयर करें और जज बन सके? हमारे यहाँ कुछ जजेस की जो है ना वो ज़हनी, जो खास तौर पे सेशन जजेस हैं, वो आपको इस चीज़ पे भी जो है वो जज कर रहे होते हैं कि भाई इसने अच्छे कपड़े पहन लिए हैं तो ये क्यों पहने हैं, कहाँ से आया इसके पास। भाई कोई वेल ऑफ भी हो सकता है। इन योर ओपिनियन कि जुडिशरी इज वर्किंग फाइन या देयर इज नीड ऑफ समथिंग टू इम्प्रूव इमीडिएटली? मॉडल कोर्ट्स बनी तो उसके बाद से तो ये तक कहा गया कि जनाब आप मॉडल कोर्ट में जाकर ये बहाना नहीं कर सकते कि वकील साहब सुप्रीम कोर्ट में या हाई कोर्ट में बिजी हैं। अलबत्ता सुप्रीम कोर्ट में जाकर ये कह सकते हो कि वकील साहब मॉडल कोर्ट में बिजी हैं। वेलकम बैक टू अनदर पॉडकास्ट। आज की इस एपिसोड में हमें एज गेस्ट ज्वाइन किया था जनाब नसरुल्लाह कुरैशी साहब ने, जो कि एक साबिका जज हैं और तकरीबन 10 साल तक उन्होंने एज जज सर्व किया है। उसके अलावा वो एडिशनल रजिस्ट्रार ऑफ हाई कोर्ट ऑफ सिंध भी रहे हैं। सो हमने उनसे जाना जुडिशरी के बारे में बहुत सारी ऐसी इंसाइट्स जो कि बीइंग एन एडवोकेट या लिटिगेंट भी लोगों के जहनों में बहुत सारे सवाल होते हैं जजेस को लेके, जुडिशल सिस्टम को लेके, इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके, किस तरह से इंटरनली चीज़ें वर्क करती हैं, इन सारी चीज़ों को लेके। और जजेस के लिए अगर कोई जज बनना चाहता है तो वो प्रिपेयर कैसे कर सकता है, जुडिशल एग्ज़ाम्स को कैसे क्रैक किया जाए, किन चीज़ों पे फोकस किया जाए। सो ऐसी काफ़ी इन्फॉर्मेशन हमने उनसे आज गैदर की है। सो वॉच दिस पॉडकास्ट टिल द एंड, एंजॉय। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। आप यहाँ पे तशरीफ़ लाए, इट्स रियली ऑनर। कैसे मजाज हैं आपके? अल्हम्दुलिल्लाह हमाद, थैंक यू वेरी मच कि आपने मुझे मदऊ किया और आई एम ऑनर्ड टू बी विद यू। सर, सबसे मेरा सवाल रहता है पॉडकास्ट के शुरू में कि वाई लॉ। जैसे हम लॉ स्कूल में भी जाते हैं तो वहाँ पे भी हमसे पहले दिन यही सवाल पूछा जाता है कि आप क्यों लॉ करने का आपने सोच लिया। सो सेम क्वेश्चंस फॉर यू कि आपने कैसे ये सोचा, क्या प्लान था या जस्ट बाय चांस आप लीगल प्रोफेशन में आ गए? वेरी गुड क्वेश्चन। और बुनियादी तौर पर लॉ में आने का कोई ख़ास वजह नहीं थी या कोई पहले से प्लान नहीं था, लेकिन बचपन में एक चीज़ थी कि वो जो पीटीवी पे जिस तरह एक कौमी तराना आता था तो उसमें मोहम्मद अली जिन्ना से काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस्ड थे। वो तो दुनिया पूरी है, लेकिन इनफैक्ट बचपने में जो चीज़ ज़्यादा आपको अट्रैक्ट करती है तो वो ये चीज़ थी। और फिर जो है वो कराची जब आए यहाँ पे तो मैं बेसिकली आई केम हियर फॉर डूइंग चार्टर्ड अकाउंटेंसी, और फिर मैं पढ़ता भी रहा काफ़ी अर्सा। फिर स्विच ओवर किया इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, स्विच किया। फिर वहाँ से जो है वो एक काइंड ऑफ फील आया, कुछ दोस्तों से मुलाकात हुई और एक हमारे कज़िन थे, उन पे एक मैटर हो गया था तो उसको परसू करते करते जो है वो लॉ की तरफ अट्रैक्शन हुई। फिर जो है एसएम लॉ कॉलेज में एडमिशन लिया 2002 में एंड देन आई पास आउट इन 2025। ये भी सर बड़े लोगों के साथ, बड़े बड़े लॉ टॉप के लॉयर्स भी कहीं ऐसे गुजरे होंगे जिनके साथ ये हुआ है कि अपने कोई पर्सनल केसेस की वजह से वो इस प्रोफेशन में इंट्रोड्यूस हुए एंड दे स्टार्टेड लाइकिंग दिस प्रोफेशन एंड उसको आगे लेके चल रहे। आप भी यू आर वन ऑफ देम आई थिंक। नहीं, मैं अगर आप इसको ये कहें कि मैं शायद वहाँ से कोई इम्प्रेस हुआ, लेकिन ये था कि जब उसको परसू किया तो वहाँ पे जिन लोगों के साथ मुलाकात होती रही उनसे काइंड ऑफ एक इंस्पिरेशन आई और फिर जो है वो आई जॉइंड दिस प्रोफेशन। अच्छा, ये तो आपने प्रोफेशन में आप आ गए, ज्वाइन कर लिया, बट बेसिक स्कूलिंग आपकी कहाँ की है? तो उसका क्या मैट्रिक सिस्टम से थे, ONA लेवल से थे? बहुत सारे हमारे पास पाकिस्तान में सिस्टम एग्जिस्ट करते हैं, तो आपका कौन सा था? जी, मैं मैट्रिक लेवल से ही अल्हम्दुलिल्लाह शुरू किया। बेसिकली आई डिड माय मैट्रिक फ्रॉम माय विलेज, दैट इज़ दौलतपुर, दैट इज़ इन डिस्ट्रिक्ट नवाबशाह। वहाँ से फिर मैंने ग्रेजुएट किया शाह लतीफ़ यूनिवर्सिटी से। और उसके बाद इन द मीन वाइल व्हेन आई जस्ट कंप्लीटेड माय FSc फ्रॉम गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज नवाबशाह, तो फिर जो है वो मैं यहाँ कराची आ गया यहाँ पे CA परसू करने के लिए।
इन द मीनवाइल जो है वो मैंने शाह लतीफ़ यूनिवर्सिटी में बीए किया और 2002 में जो है फिर मैंने SM लॉ कॉलेज ज्वाइन किया 2005 तक। So why there was a shift between CA to law? हाँ, काइंड ऑफ समझ लीजिए कि देखें, जब आप एक ऐसे बैकग्राउंड से आते हो जहाँ पे डेफिनेटली पूरी फैमिली के अंदर अगर आप फ़र्द वाहिद हो जो आगे निकलने की कोशिश कर रहे हो, तो वहाँ पे काफ़ी ऐसे मामलात होते हैं जिनको आपको साथ लेके जाना होता है। तो काइंड ऑफ डिफ़िकल्टीज़ थी जिनको फेस करना पड़ा। यहाँ पे उन दोनों में घर नहीं था, तो सीए को परसू करने के लिए डेफिनेटली यू नीड पीस ऑफ माइंड। वो चीज़ अवेलेबल नहीं थी यहाँ पे। तो अल्टीमेटली आई थॉट कि जो है वो सीए से स्विच करके, इनफैक्ट सीए से स्विच करके मैंने आईटी का प्रोफेशन ज्वाइन किया। देन आई जो है वो डिड माय जॉब एज ए टेक्निकल सपोर्ट एग्जीक्यूटिव, और वो करने के बाद जो है वो इन द मीनवाइल मैंने फिर लॉ में एडमिशन लिया 2002 में। 99 से 2002 तक के दरमियान में मैंने सीए से स्विच ओवर करके आईटी करके, और उसके बाद जो है वो 2002 में एलएलबी किया था। अच्छा सर, असल इम्तिहान तो एलएलबी के बाद शुरू Yes, होता sir. है कि Yes, sir. आप कहाँ पे जाके प्रैक्टिस करेंगे, बिकॉज बहुत सारे लोग अपना एलएलबी तो कंप्लीट कर लेते हैं बट वो सोच रहे होते हैं कि अपने आप को फील्ड में इन कैसे करें प्रोफेशन में। सो आप किसी फर्म के साथ जुड़े या किस एडवोकेट के साथ आपने प्रैक्टिस स्टार्ट की, एंड हाउ डिफ़िकल्ट वाज इट कि आपको जॉब या पहली इंटर्नशिप आपको मिल रही है? बड़ी मुश्किल चीज़ होती है ये, जब आप यहाँ पे लॉ के स्टूडेंट हों और फिर कोई अच्छा सीनियर आपको अपनी एसोसिएशन में ले ले, बड़ा मुश्किल काम है। इनफैक्ट मैंने अपनी जो प्रैक्टिस शुरू करी थी वो सेकंड ईयर से शुरू की थी, और उन दिनों में जो है मेरे एक दोस्त हैं आजकल इस्लामाबाद में जज लगे हैं, तो उनका जो है वो उनकी हेल्प ली मैंने, और उन्होंने मुझे अपने उनके जो वालिद साहब हैं वो तो सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं माशाल्लाह, तो उनके रेफरेंस से एक वकील साहब हैं मिस्टर खालिद दाऊद पोता, तो खालिद दाऊद पोता साहब के पास उन्होंने मुझे भेजा, और जब मैं वहाँ उनके पास पहुँचा तो अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने मेरा इंटरव्यू लिया, और फिर मैंने उनके साथ कोई 6-8 महीने प्रैक्टिस की। 6-8 महीने के बाद फिर मैंने जो है बीच में गैप किया, और देन आई वेंट फॉर माय फाइनल एग्ज़ाम्स। फाइनल एग्ज़ाम करने के बाद फिर जो है वो मैं दाऊद पोता साहब के पास आया, उन्होंने मुझे डेफ़िनेटली अपने साथ रखा। लेकिन एक दिन आया, उन्होंने मुझे कहा कि कुरैशी साहब, आई थिंक दैट माशाल्लाह यू हैव लर्नड अ लॉट। मेरे पास जितना कुछ सिखाने के लिए था मैंने आपको, अब आप खुद बताइए कि मैं अगर कहीं आपकी कोई सिफारिश करूं या किसी अच्छे वकील के साथ। तो उन्होंने 2-4 वकला से मेरे लिए बात की इनफैक्ट, लेकिन कामयाब नहीं हुए। अल्टीमेटली फिर जो है वो फ़ारूक नाइक साहब को मैंने ज्वाइन किया इन 2006, तो तकरीबन कोई 1 साल उनके साथ रहा, फ़ारूक नाइक साहब के साथ, और उसके बाद जो है वो रज़ा रब्बानी साहब के साथ, सेनेटर रज़ा रब्बानी के साथ भी मैंने तकरीबन समझेंगे 6-8 महीने। अब रज़ा साहब जो है, उन दोनों में चौधरी इफ्तिखार वाला जो मामला चला था 2007 में, तो उन दोनों में रज़ा साहब रिज्यूम्ड बैक फॉर लीगल प्रैक्टिस, क्योंकि इनिशियली वो चूँकि हफीज़ पीरज़ादा साहब के साथ रहे थे, लेकिन बीच में उन्होंने सियासी जितनी भी उनकी इंगेजमेंट्स थी उसकी वजह से जो है वो लीगल प्रैक्टिस छोड़ दी थी। लेकिन फिर जो है इन हालात के बाद उन्होंने ज्वाइन किया, और फिर आई ज्वाइन हिम एज़ वेल, और तकरीबन समझे 6-8 महीने के बाद द मीनवाइल मैंने वहीं पे ही थोड़ा, चूँकि केसेस अभी कम थे, तो सिविल जज के लिए तैयारी की माशाल्लाह, और अल्हम्दुलिल्लाह फिर जो है वो आई वाज इंडक्टेड एज ए सिविल जज जुडिशियल मैजिस्ट्रेट इन अक्टूबर 2007। अच्छा सर, आपकी जुडिशियल उस पे तो हम आते हैं, बट ऑब्वियसली यू हैव अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंस इन जुडिशरी, एंड आप एक स्ट्रगल से सारी गुजर चुके हैं। विद योर एक्सपीरियंस हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि जो फ्रेश ग्रेजुएट्स आ रहे हैं उनको ऑब्वियसली जो स्ट्रगल आपने फेस की कि या तो सिफारिश से कहीं पे कोई जगह मिल जाए तो मिल जाए, या वो भी सम टाइम बड़ा मुश्किल हो रहा होता है कि सिफारिश से भी मिले, बिकॉज बहुत कम जगह हैं, लोग बहुत ज़्यादा हैं। सो हाउ कैन वी मेक दिस थिंग ईजी कि जो भी नए फ्रेश ग्रेजुएट्स आ रहे हैं उन्हें प्रोफेशन में एटलीस्ट इंटर होने का एक फेयर चांस मिले, फेयर अपॉर्चुनिटी मिले, और उनके लिए थोड़ी चीज़ें आसान हो, तो ये कैसे किया जा सकता है? देखिए, मेरा ये ख़्याल है कि फ्रेश ग्रेजुएट्स जितने भी आ रहे हैं ना, उनके लिए बेतहाशा अपॉर्चुनिटीज़ हैं अगर वो सीखना चाहें।
उसके लिए जो है बुनियादी चीज़ ये होती है कि आप लीगली कितने साउंड हैं। मैंने जब जो है अपने सीनियर को ज्वाइन किया था इनिशियली, तो उन्होंने मुझे कहा था कि कुरैशी साहब देखें, एक चीज़ तो आप जहन में बिठा लें कि सीनियर जो है वो आपको हाथ से पकड़ के सिखाएगा नहीं, वो आपको जो है किताब खोल के इस तरह नहीं पढ़ाएगा जिस तरह जो है वो एक स्कूल के अंदर बच्चे को उस्ताद पढ़ाता है। आपने इंस्पिरेशन लेना होता है एज ए फ्रेश कमर। आप अपने सीनियर का साथ लेके तमाम कोर्ट्स में इन्वॉल्व होते हैं। वो केसेस, वो केस फाइल्स वो आपने पढ़नी होती हैं। वो पढ़ने के बाद आपने इम्प्रेस करना होता है अपने उस सीनियर को कि हाउ हेल्पिंग यू आर टू योर सीनियर। अगर इस माइंड सेट के साथ आप इस फील्ड में आते हो तो डेफिनेटली देयर इज़ लॉट ऑफ स्पेस एंड देयर इज़ लॉट ऑफ प्लेस फॉर यू। एवरीबडी विल बी जस्ट लुकिंग फॉरवर्ड to such a newcomer who is basically of better assistance to his senior. मेरे उस्ताद जो हमें एसएम लॉ कॉलेज में जिन्होंने सीपीसी पढ़ाई, मिस्टर जस्टिस सज्जाद अली शाह इज़ बिन द चीफ जस्टिस ऑफ सिंध हाई कोर्ट एज वेल, वो हमेशा कहा करते थे देयर इज़ ऑलवेज वैकेंसी एट द टॉप। वजह क्या है? वजह ये है कि टॉप पे जैसे आप पहुंचते हो तो डेफिनेटली वहाँ पे कोई और नहीं होता। जो भी टॉप पे अगर उसका भी डेफिनेटली मतलब जाके जो है वो वहाँ प्लेसमेंट आप कर सकते हो, लेकिन दैट इज़ ओनली कि आप कितने हार्ड वर्किंग हो, कितने स्मार्ट वर्किंग हो, आपने लॉ को कितना पढ़ा हुआ है, कितनी आपकी प्रॉपर जो है वो इंटरप्रिटेशन है, कितना जो है वो आप अपनी रेमेडी को फाइंड आउट करके और अपने क्लाइंट के लिए रिलीफ लेके आते हो। ये तमाम चीज़ें अगर आप में हैं तो डेफिनेटली हर सीनियर के पास आपके लिए जगह है। नहीं सर, ये तो देखें आपकी बात 110% आई एग्री विद दैट, बट उसके लिए अपॉर्चुनिटी तो मिलनी चाहिए ना। आप किसी को असिस्टेंस कब देंगे? जब आपको चांस मिलेगा उसको असिस्ट करने का। लाइक एक फ्रेश ग्रेजुएट है, वो उसको चांस ही नहीं मिला तो किसको असिस्ट करेगा, कैसे असिस्ट करेगा? तो क्वेश्चन इज़ कि इंटर कैसे हों। जैसे हमने डिग्री तो ले ली, अब किसी को ज्वाइन करना है या प्रोफेशन में इंटर होना है, उसको कैसे इजी बनाया जाए, बिकॉज दैट इज़ द मोस्ट डिफिकल्ट थिंग। और जब आप इंटर हो जाते हैं तो फिर ठीक है, आपकी वो पर्सनल वर्थ पे है कि आप कितना असिस्टेंस दे पा रहे हैं, आपकी क्या वर्थ है, दैट इज़ सेपरेट स्टोरी। बट एंटरिंग इनटू प्रोफेशन इज़ द हार्डेस्ट पार्ट। आई गॉट योर पॉइंट। बेसिकली आप ये कह रहे हैं ना, जिस तरह कोई अपॉइंटमेंट होती है तो उसका कोई प्रोसेस होना चाहिए। मैं ये समझता हूँ कि इसके लिए कोई ऐसा लीगल फार्मूला नहीं है, कोई ऐसा ऑफिशियल जो है वो काइंड ऑफ मैकेनिज़्म नहीं है। इसके लिए आपको अपनी पर्सनल एक तगोदो जिस तरह होती है। मैंने ऐसे एसोसिएट्स देखे जो क्लास परफॉर्मेंस के दौरान, चूँकि आपको पढ़ाने के लिए भी तो वकला हजरात आते हैं, वो वकला उन्हीं स्टूडेंट्स में भी देख रहे होते हैं कि यार मुझे अगर अपनी ऑफिस के लिए एक एसोसिएट चाहिए, वहाँ से जो है ये टैलेंट हंटिंग शुरू होती है। दूसरा क्या होता है, एक ऐसा न्यू कमर जिसको डेफिनेटली वहाँ पे उसकी टैलेंट हंटिंग नहीं हुई, ही कम्स इनटू द कोर्ट, वहाँ पे आपका रेफरेंस चलता है। आज दुनिया में कहीं भी चले जाएं आप, वहाँ पे रेफरेंस के बगैर कहीं पे भी आपकी कोई इंडक्शन नहीं होती। तो वो एक काइंड ऑफ आपने प्रोसेस तो अडॉप्ट करना है, इंडक्शन में जाना है। अब मैं, चूँकि मेरा ताल्लुक डिस्ट्रिक्ट नवाबशाह से है, मोस्टली मेरे साथ लोग जो है वो सोशल मीडिया के थ्रू भी कनेक्ट होते हैं। जिस तरह फेसबुक पे किसी ने मेरी आईडी देख ली, दे नो, जिस तरह आज मेरा आप एक पॉडकास्ट कर रहे हैं, इस तरह मेरे एक दो पहले से भी हुए हैं। तो व्हेन दे गो ऑन एयर, डेफिनेटली जो न्यू कमर्स हैं वो वहाँ से इम्प्रेस होके आते हैं। या फिर क्या होता है, चूँकि मैं एक जुडिशल बैकग्राउंड रखता हूँ तो मेरी तकरीबन जो है वो जो मेरे बैचमेट्स थे या जिन के साथ मेरी मुख्तलिफ स्टेशंस पे मुलाकातें रहीं, तो वो रेफ़र कर रहे होते हैं। इस वक्त जो मेरे पास 3-4 एसोसिएट्स हैं, वो मेरे पास यूँ आए हैं कि लेट सपोज़ अगर आप जो है वो एक सीनियर एडवोकेट हैं, आपके पास स्पेस नहीं है, आपको किसी ने आके रिव्यू किया ज्वाइन करने के लिए, आपने ये समझा कि यार कुरैशी साहब को मैं फ़ोन करता हूँ और कुरैशी साहब जो है वो उनको अपने पास इंडक्ट कर लेंगे। तो दिस इज़ काइंड ऑफ प्रैक्टिकल काइंड ऑफ थिंग जो इस वक्त हमारे पास प्रैक्टिस में है। अदरवाइज़ इसके लिए कोई ऐसा मैकेनिज़्म नहीं है कि जिसके थ्रू कोई मतलब आप सीवी दे रहे हो, कोई एप्लीकेशन कॉल होती हो या पब्लिकेशन होती हो किसी न्यूज़पेपर में। दिस इज़ येट टू हैपन इन आवर सोसाइटी, एटलीस्ट इन द लीगल फ्रेटर्निटी।
बाहर की सोसाइटीज़ में तो आई थिंक डेफिनेटली कि है सर, काफ़ी बिल्कुल चीज़ें रेगुलेटेड हैं ऐसा कि ही है, आपने ऐसा ही है, ऐसा इतने ही है, परसेंट इंटर्न्स रखने हैं, पीपल्स ऐसा ही है। रखने हैं, बट अनफॉर्चुनेटली नॉट इन आवर सोसाइटी, नॉट इन आवर कंट्री। अच्छा सर, आपने बड़े स्टॉलवर्ड्स लॉयर्स के साथ काम किया, बड़े नामी गिरामी वकला के साथ काम किया, उनके चैम्बर को ज्वाइन किया। आपने बताया कि 1-1.5 साल आपने काम किया वहाँ पे, देन यू स्टार्टेड वर्किंग एज जुडिशल ऑफिसर, आपकी इंडक्शन हो गई, आपने एग्ज़ाम पास किया। सो डू यू रियली थिंक के 1-1.5 साल के एक्सपीरियंस के साथ कोई जुडिशल ऑफिसर इस तरह से लगना चाहिए? ऑब्वियसली आई अंडरस्टैंड के क्राइटेरिया जो है वो आप फुलफिल करते हैं तो ठीक है, बट यू आर डिसाइडिंग द लाइव्स ऑफ, एटलीस्ट अगर लाइफ एंड डेथ नहीं भी डिसाइड कर रहे तो सम टू द सम एक्सटेंट के कोई ना कोई इफेक्ट तो आप दूसरे लोगों की लाइफ एंड लिबर्टीज़ पे ला रहे हैं। सो क्राइटेरिया बढ़ना चाहिए या यंग प्रोफेशनल्स जो डायरेक्टली 1-1.5 साल के एक्सपीरियंस के बाद उनको जुडिशल ऑफिसर लगना चाहिए? आपके आपके ओपिनियन में क्या होना चाहिए? देखिए, जितना फ्रेश माइंड के साथ आप आते हो ना, उतना आई बिलीव कि आप किसी भी इंस्टीट्यूशन के लिए अच्छा काम कर सकते हो। बिल्कुल ऐसे ही जिस तरह हमारी आर्म्ड फोर्सेस के अंदर जो इंडक्शन होती है, वो इंटर जैसे ही आप पास करते हो उसके बाद जो है वो तकरीबन आर्म्ड फोर्सेस के अंदर इंडक्शन शुरू हो जाती है। उनका एक टेस्टिंग क्राइटेरिया है, दैट इज़ क्वाइट टफ, जिसमें मतलब ये है कि आप स्क्रीनिंग आउट टेस्ट होता है, उसके बाद साइकोलॉजिकल टेस्ट होते हैं, अल्टीमेटली आपने आईएसएस भी देना होता है। तो वहाँ से बेसिकली टैलेंट हंट कर रहे होते हैं वो। सिमिलर सर्कमस्टांसेस में हमारी जुडिशरी के अंदर भी इस तरह से प्रॉपर इंडक्शन जो हो रहा होता है, जिस तरह हमारा जुडिशल कमीशन अपॉइंटमेंट्स करता है, आई बिलीव कि उसके लिए आप जो है वो बिल्कुल फ्रेश ग्रेजुएट्स को अगर आप सिविल जज पे लाना चाहते हैं तो आई सजेस्ट एंड आई एम ऑफ द व्यू कि होना चाहिए। उसकी वजह क्या होती है कि देखें, लॉ करने के लिए जो आपने इससे पहले था कि आपने ग्रेजुएट करना है, ग्रेजुएट करने के बाद 3 साल का एलएलबी था। इस वक्त सिचुएशन क्या है कि आप इंटर कर रहे हो, इंटर करने के बाद आपका 5 साल आए। आई हैव हर्ड रिसेंटली कि शायद दे आर 4 गोइंग तो साल का उसको हो रहा 4 साल करने जा रहे हैं। लेकिन 4 साल की ग्रेजुएशन करने के बाद आप अगर जुडिशल ऑफिसर बनते हो तो आई थिंक कि you have got a very good stuff and fresh mind to carry with that particular job। जिस तरह हमारे यहाँ CSS के एग्जाम्स में क्या होता है, एक सिंपल ग्रेजुएट होता है और वो ग्रेजुएट एक प्रॉपर एग्जामिनेशन दे रहा होता है। वो एग्ज़ाम पास करने के बाद उसकी 6 महीने की जो है वो ट्रेनिंग होती है, जहाँ पे उसकी ग्रूमिंग हो रही होती है। अदरवाइज इज़ नॉट लर्निंग ओवर देयर फर्दर कोर्सेज और समथिंग लाइक दैट, लेकिन उसकी एक प्रॉपर ग्रूमिंग होती है। हमारे यहाँ जो जिस चीज़ का फुकदान है वो सिर्फ़ और सिर्फ यहाँ पे आके भी लेक कि जनाब एक जुडिशल ऑफिसर आपने इंडक्ट कर लिया एक प्रॉपर जो है वो एक टेस्टिंग क्राइटेरिया के थ्रू, उसके बाद उसकी ग्रूमिंग पे जो है वो काम होना चाहिए। लेकिन जो आपका सवाल था कि एक फ्रेश ग्रेजुएट इंडक्ट हो जाए, आई बिलीव कि दिस इज़ द बेस्ट आइडिया। क्यों? क्योंकि 2007 में जब हम इंडक्ट हुए थे वी वर जस्ट 16 पर्सनस हु वर इंडक्टेड, और हम लोगों की जो 6 महीने की ट्रेनिंग हुई थी उसमें मिस्टर जस्टिस मुजीबुल्लाह सिद्दीकी, मिस्टर जस्टिस रहमत हुसैन जाफरी, मिस्टर जस्टिस अली साइन मेतलो, मिस्टर जस्टिस शबीर अहमद, मिस्टर जस्टिस जो अभी रिटायर अपना फ़हीम अहमद सिद्दीकी साहब, जस्टिस सलीम अख्तर, उन लोगों का इतना कंट्रीब्यूशन था कि हम लोगों के जो मॉक ट्रायल्स होते थे वो खुद प्रिजाइड करते थे रहमत हुसैन जाफरी साहब, और एक काइंड ऑफ क्लास ट्रेनिंग थी। और हम लोगों ने अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो वो 2007 का जो बैच था उसमें से इस वक्त 5 सेशन जजेस हैं, बाकी तमाम के तमाम एडिशनल सेशन जजेस हैं, सिवाय शायद 1-2 के जो अभी सीनियर सिविल जज हैं किसी वजह से। लेकिन अदरवाइज़ जो उनकी परफॉर्मेंस थी दैट वाज क्लास। हाँ, अलबत्ता ये जो आप हंड्रेड्स की तादाद में जब इंडक्शन कर रहे होते हो उसमें तो डेफिनेटली फिर जितनी ज़्यादा तादाद होती है आई बिलीव कि उसमें उतने ज़्यादा सर मैं ये हाइपोथेटिकल एक सिचुएशन आपके सामने रखना चाहूँगा रिलेटेड टू दिस कि क्या फ्रेश ग्रेजुएट्स आने चाहिए नहीं। लेट्स स्विच टू अनदर प्रोफेशन। आप एक कोई प्रोसीजर या सर्जरी करवाने गए, खुदा ना खास्ता अल्लाह ना करे ऐसा हो कभी, बट फॉर हाइपोथेटिकल सिचुएशन, एंड यू हैव अ डॉक्टर जो कि 5 साल बहुत अच्छे टॉप डॉक्टर से पढ़ के आया है, उसके बाद उसने 1 साल पिपलेज पी की हुई है अंडर द सुपरविजन ऑफ टॉप डॉक्टर्स, बट वो अभी फ्रेश है, पहला दिन उसका लाइसेंस का है,
वुड यू अलाउ दैट डॉक्टर कि वो आपकी सर्जरी या प्रोसीजर परफॉर्म करें? बिल्कुल सही कहा आपने। देखें, जिस चीज़ की आप यहाँ पे बैठ के कंपैरिजन कर रहे हो ना, दिस आई वुड डिफर। ठीक है, एक डॉक्टर जिसको आप ऑपरेट करवा रहे हैं और एक जो जज है जिससे आप एक सोशल काइंड ऑफ जस्टिस करवा रहे हैं, और वो भी ग्रास रूट लेवल पे, इनिशियल स्टेज पे, आई बिलीव दैट दे शुड नॉट बी कंपेयर्ड विद ईच अदर। ये जो आप फ्रेश ग्रेजुएट्स को लेके आते हैं, डेफिनेटली आज के दौर में जिस तरह की फ्रेश स्टूडेंट्स की या फ्रेश लॉ ग्रेजुएट्स की अंडरस्टैंडिंग है, इफ़ यू कंपेयर इट विद दोज जो कि हमारी बेंचेस पे, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू दैम, मैं एक पर्सनल एक्सपीरियंस आपको बता रहा हूँ कि व्हेन आई वाज इंडक्टेड, आई कैरिड IT experience, I carried the tech kind of accounting experience, and I carried the legal experience, having associated with top firms of the law. ठीक है सर। और आप एक काइंड ऑफ इम्तिहान ले रहे होते हो ना, आपने इंडक्शन करनी है एज ए सिविल जज। व्हेन वी अप्लाइड, वी वर अबाउट कोई 2200 कैंडिडेट्स हु अप्लाइड फॉर द सिविल जजेस, एंड आउट ऑफ दैट पर्टिकुलर नंबर जो स्क्रीन आउट हुए वो टोटल 50 थे। 50 में से फिर जब उनके इंटरव्यूज़ हुए तो 16 लोग बचे। आप अपना टेस्टिंग क्राइटेरिया टफ कर दीजिए। आप मुझे कंपेयर करें उन CSS के स्टूडेंट्स के साथ या कैंडिडेट्स के साथ जो पास होते हैं और फिर आप डायरेक्टली उनको अपॉइंट करते हैं जो है वो ASPs और असिस्टेंट कमिश्नर्स। आप मुझे डॉक्टर्स के साथ कंपेयर ना करें, क्योंकि डॉक्टर जो है वो फ्रेश ग्रेजुएट जो होता है वो अल्टीमेटली किसी जो है इंसान के ऊपर अपने सीजर को जो है सीधा करता है, उस सूरत में जब उसको उस तरह का कोई लाइसेंस मिल जाए कि जनाब अब मेडिसिन तो आपने कर ली, लेकिन ये जो सर्जरी करेंगे आप, उसका एक ये स्टेज है। मैं अगर आप मुझे कहेंगे तो मैं उस सर्जन को कंपेयर करूँगा हाई कोर्ट के जज के साथ, कि वो जो सर्जरी वाला आपको जाके अल्टीमेटली मिलता है, या सुप्रीम कोर्ट के वकील के साथ, या सीनियर हाई कोर्ट का वकील हो उसके साथ, उस सर्जन को कंपेयर करूंगा। लेकिन सिविल जज के लिए आई बिलीव कि आपका टेस्टिंग क्राइटेरिया डेफिनेटली डिफ़िकल्ट होना चाहिए, क्योंकि आपके पास ना सिर्फ पाकिस्तान के अंदर लेकिन आउट ऑफ कंट्री से भी बहुत ज़बरदस्त स्टफ़ आ रहा है। और यही वजह है, मैं आपको बताऊं, कि हमारे यहाँ मोस्ट ऑफ द जजेस दे रिज़ाइन फ्राम देयर पोजीशंस, डीमिंग इट कि जनाब हम लोगों का एक्सपीरियंस, हम लोग जो स्टफ़ कैरी करते हैं वहाँ पे हमें शायद रेम्यूनरेशन वकालत में ज़्यादा मिले कंपैरेटिवली टू द जुडिशल पोजीशन। हालांकि इस वक्त जिस तरह की रेम्यूनरेशन जजेस को मिल रही है ख़ास तौर पे सबऑर्डिनेट कोर्ट्स में, आई बिलीव कि वो बड़ी बड़ी हैंडसम रेम्यूनरेशन है, एंड दे शुडंट रिज़ाइन। अच्छा सर, आपने जैसे यहाँ पे बात की कि दिस टू प्रोफेशन शुडंट बी कंपेयर्ड विद, आई विल डिफर विद यू। व्हाई? देखें, दोनों ही सिचुएशंस में ह्यूमन लाइफ्स अफेक्ट हो रही हैं। अगर डॉक्टर कैंची से कर रहा है तो जज भी अपनी कलम से कर रहा है, क्योंकि सिविल जज हमारे पास सिर्फ सिविल जज नहीं होता। अगर वो सिविल जज रहता है खाली तो आई थिंक देयर इज़ नो प्रॉब्लम विद दैट, बट साथ में जुडिशल मैजिस्ट्रेट की भी पावर है, एंड आई थिंक कि 3 साल तक वो किसी को भी जेल भेज सकता है। सो अगर एक लाइफ इफेक्ट हो रही है कैंची से, उतना ही इम्पैक्ट डाल सकती है, उससे शायद कहीं ज़्यादा 3 साल की जेल, बिकॉज पूरी लाइफ आपकी इम्पैक्ट हो जाती है। और आप एक ऐसे शख्स को जिसका 0 डे एक्सपीरियंस है, उसको प्रोसीजरल वर्क उस पर कमांड नहीं है, जिसको लॉज पे अभी तक कमांड ऑब्वियसली नहीं आ सकती बिकॉज इट टेक्स एजेस, तो आप उसको कैसे एक ह्यूमन लाइफ का, ह्यूमन फेट डिसाइड करने का आप दे सकते हैं कि आप अपनी कलम से कुछ भी डिसाइड आप कर सकते हैं? यहाँ पे शायद आप एक चीज़ जो है वो मिस कर रहे हैं, और वो ये है कि जब कैंची चल गई तो वापसी या कोई ए प्लेटफॉर्म नहीं है आपके पास, लेकिन यहाँ पे ए प्लेटफॉर्म है। और वो जो जुडिशल मैजिस्ट्रेट की कोर्ट होती है वो अल्टीमेट कोर्ट ऑफ द जस्टिस नहीं है। ठीक है सर, आप कोई सी भी रेमेडी मुझे बताइए, कोई सा भी डिसीजन बताइए, ठीक है, और उसके अगेंस्ट देयर इज़ अ रेमेडी अगेन। वो क्या है कि अगर आपने बाकी चीज़ें तो छोड़ें, देखें ट्रायल जो है, ट्रायल जब चल रहा होता है तो सर्जन के साथ अगर कंपेयर करें, वहाँ पे उसको मैक्सिमम क्या होगा
सर्जन को कि वहाँ पे आपको ऑपरेशन थिएटर के अंदर स्टाफ मिलेगा, पैरामेडिकल स्टाफ मिलेगा, यहाँ पे आपको असिस्टेंस मिल रही होती है एक सीनियर वकील की, ठीक है, नंबर 1। दूसरा, आपका डिसीजन अल्टीमेट नहीं है। अगर आप रिमांड प्रोसीडिंग्स भी चला रहे हो तो दैट इज सब्जेक्ट टू रिविजन। एनीबडी अग्रीव्ड बाय योर डिसीजन कैन जस्ट चैलेंज दैट पर्टिकुलर रिमांड ऑर्डर इनटू रिविजन। सिमिलरली, अगर आपने अक्विट कर दिया, लेट सपोज इट वाज अ रॉन्ग डिसीजन, वहाँ पे आपकी अक्विटल अपील की रेमेडी कहाँ चली जाती है? हाई कोर्ट में चली जाती है, नीचे भी नहीं जा रही है, सेशंस कोर्ट में नहीं, हाई कोर्ट जाके रुजू करते हो आप, ठीक है। सिमिलरली, कोई सा भी आपका डिसीजन हो उसके अगेंस्ट अपील प्रोवाइडेड होती है, आपका कोई डिसीजन अल्टीमेट नहीं होता। तो इस सूरत में आप कैसे कंपेयर करोगे सर्जन के साथ एक लोएस्ट फोरम के मैजिस्ट्रेट को? वेरी कंपेलिंग आंसर एंड आई एम सेटिस्फाइड विद योर आंसर डेफिनेटली, बट ऑब्वियसली एक जो मेरी थॉट्स थी मैंने आपके सामने रखी। सर, आपने जब ज्वाइन किया था एज अ जज, सो आपने अपने जो कमांड थी अपने लीगल प्रोसीजरल वर्क्स पे, उस पे आपने कैसे कमांड हासिल की? कहाँ से आपने वो चीज़ें इनिशियली सीखना स्टार्ट की एंड हाउ वाज इट एक्सपीरियंस के एक्सपीरियंस कैसा था आपका एज अ जज और कमांड कितनी थी आपकी इनिशियली? हमाद भाई, देखें, एक बड़ी क्लियर बात बताऊं मैं आपको कि लॉ जो है ना, लॉ, इस पे कमांड हासिल करना मैक्सिमम जिस भी उस पे आप जुरिस्डिक्शन पे चले जाएं, फैमिली की हो, सिविल की हो, क्रिमिनल की जुरिस्डिक्शन हो, आई डोंट थिंक यू नीड मच टाइम टू अंडरस्टैंड दैट। 6 महीने काफ़ी होते हैं। आप अगर जैसे ही इंडक्ट होते हैं उसके बाद जुडिशल अकेडमी में जब आपकी ट्रेनिंग हो रही होती है तो वहाँ पे आपको वो पूरा ट्रायल का प्रोसीजर बता रहे होते हैं। अगर मैं यहाँ अभी आपको ट्रायल का प्रोसीजर बता दूँ न्यू कमर्स के लिए, आई डोंट थिंक आई रिक्वायर मोर देन 10 मिनट्स। देखें, क्रिमिनल लॉ कम्स इनटू द मोशन बाय रजिस्ट्रेशन ऑफ FIR अंडर सेक्शन 154 CRPC। एक्सक्यूज मी। अब FIR दाखिल हो गई, आपके पास 24 आवर्स हैं इज प्रोवाइडेड अंडर सेक्शन 61 कि इसको इन्वेस्टिगेट करो IO के पास। अगर 24 घंटे में वो इन्वेस्टिगेट नहीं कर सकता, ओनली देन ही हैज़ एन अदर ऑप्शन कि जनाब वो 167 में जाएगा और रिमांड सीक करेगा कि जनाब आई नीड टू इन्वेस्टिगेट द मैटर फर्दर। लेकिन रूल 25.56 ऑफ द पुलिस रूल्स 1934 प्रोवाइड करता है कि आपको उसका इंटरिम चालान देना है और बताना है कोर्ट को। आप एज ए मैजिस्ट्रेट अगर बैठे हुए हैं, आप उस चीज़ को सुपरवाइज करते हो, फिर आपने 14 डेज तक पोर्शंस में उसका रिमांड देना है। द मोमेंट इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट होती है 14 दिन के अंदर, आपने उसके बाद क्या करना है, आपने चालान जमा करा देना है। द मोमेंट जो है वो चालान इज सबमिटेड इज प्रोवाइडेड अंडर सेक्शन 173 CRPC, मैजिस्ट्रेट ने अक्यूज को कॉपी सप्लाई कर देनी है और 7 दिन के अंदर उसको तैयारी के लिए टाइम देना है कि आप अपना डिफेंस तैयार करके आइए। 7वें दिन उन्होंने चार्ज फ्रेम करनी है और उसी दिन अगर तमाम गवाह, तमाम प्रॉपर्टीज़ और जो है वो प्रोसिक्यूशन और वकला मौजूद हैं, उसी दिन उसने एविडेंस करनी है पूरी और डिफेंस ने उसको क्रॉस एग्जामिन करना है और उसी दिन हर वो सवाल जो इनक्रिमिनेटिंग है वो 342 के अंदर उन्होंने कन्फ्रंट करना है अक्यूज से और उसकी स्टेटमेंट रिकॉर्ड करनी है और अल्टीमेटली फाइनल आर्ग्यूमेंट सुन के और उन्होंने उस मैटर को डिस्पोज ऑफ कर देना है। दिस इज द गेम ऑफ ओनली 21 डेज, दिस इज द ट्रायल। अब अगर सेम मैकेनिज्म को आप फैमिली लॉ में ले जाएं, वही है, अदर देन प्री ट्रायल एंड पोस्ट ट्रायल। सेम मैनर को अगर आप जो है वो सिविल सूट के अंदर ले जाएं, वहाँ पे भी जो है वो आपके इश्यूज जो फ्रेम होते हैं दैट इज सेम लाइक कि जनाब जो है वो चार्ज फ्रेम हुई है, बाकी एविडेंस का वही वाला है। हाँ, यहाँ पे ये है कि वहाँ जहाँ आप क्रिमिनल के अंदर डिफेंस की स्टेटमेंट ऑफ अक्यूज अंडर सेक्शन 342 रिकॉर्ड करते हो, यहाँ इसको फुल एविडेंस रिकॉर्ड करने का राइट होता है और उसको अदर साइड को क्रॉस एग्जामिन करने का टाइमिंग्स भी बढ़ एग्जैक्टली। तो देखिए, अगर आप इन चीज़ों को समझ रहे हो, बाकी तो मिसलेनियस काइंड ऑफ थिंग्स है ना, रिमांड आ गया, 164 आ गई, इसमें तो आजकल जो है वो इतना लॉ डेवलप हो चुका है, इतना लॉ डेवलप हो चुका है कि चीज़ें हैव बिकम वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। और उसके बाद देखें, अच्छा, फिर आपका सवाल था कि जनाब 3 साल तक की सज़ा
अभी देखें ये लोवेस्ट फोरम है, इसलिए 3 साल अप टू 3 इयर्स की सज़ा होती है। अगर जहाँ पे भी लगता है मैजिस्ट्रेट को जनाब ये चूंकि कंकरेंट फाइंडिंग्स भी आ सकती हैं या इसके अंदर कुछ इस तरह के ऑफेंसेस हैं जो शेड्यूल के अंदर दिए हुए हैं, उनमें मैक्सिमम सज़ा दी जा सकती है और स्टफ इज़ देयर, वो रेफ़र कर देगा। तो लॉ के अंदर तो तमाम चीज़ें प्रोवाइडेड हैं। और दूसरा, विद ऑल ड्यू रेस्पेक्ट, आजकल चैट जीपीटी ने तो वैसे ही जो है वो मामलात आसान कर दिए हैं सब्जेक्ट टू कन्फर्मेशन। सर मैं इस पे नेक्स्ट मेरा इसी चीज़ पे क्वेश्चन रहेगा आपसे कि इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, लाइक क्या फैसिलिटीज़ हमारे पास होती हैं, कितनी असिस्टेंस हमें टेक्नोलॉजिकली, कोर्ट्स के इंफ्रास्ट्रक्चर, रिसर्च के फैसिलिटीज़, ये सारी ओवरऑल जो इंफ्रास्ट्रक्चर है कोर्ट्स का, वो कितना डेवलप्ड है और कितना रिक्वायर्ड है, अभी होना बाकी है? सर बड़ी बड़ी खस्ता हालत है इस पे। अगर मैं कहूँ आपसे 2010 के अंदर आई वॉज पोस्टेड इन डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल एज ए सिविल जज। तो चौधरी इफ्तिखार साहब जो है वो हाई कोर्ट में आए थे, उनसे मुलाकात हुई। तो एक हमारे जज साहब ने शिकायत की कि जनाब हमें स्टेशनरी की बड़ी प्रॉब्लम है। तो उन्होंने बड़ी ज़बरदस्त मिसाल दी कि जनाब आप जंगल में खड़े हो, वहाँ कोई टैक्सी आती है और उसमें जगह भी नहीं है, लेकिन वो आपको एडजस्ट करना चाहते हैं और आपको पता है कि उसकी हवा भी कम है, सारी चीज़ें, मतलब दुनिया भर की जो उसके अंदर प्रॉब्लम्स थी वो सारी गिनवा दी। तो आप वहाँ रुकोगे, प्रेफर करोगे या आप जाना पसंद करोगे? उन्होंने कहा सर डेफिनेटली जाऊँगा। कहते हैं हमारा हाल वही है और आपने चलते रहना है। सर हालात बड़े ख़राब हैं। मैं आपको तब की बात बताता हूँ, तो 2007 कि मैं, क्योंकि मैंने आपको बताया ना कि मेरा आईटी का बैकग्राउंड था, आई वुड विज़िट ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट। वहाँ पे जो पेपर बुक्स होती है ना वन साइडेड, वो मैं बंडल्स लेके आता था अपने रेफरेंस से, वो बंडल्स लाता। और दूसरा ये था कि हमें जो प्रिंटर दिया गया था उसके अंदर जो इंक थी, वो इंक एक मरतबा आपको मिलती थी। आई वुड गो और मैं जाके यूनी प्लाजा से वो सिरिंज के अंदर वो एक पूरी डब्बी ले आता था और सिरिंज भर के खुद उसके अंदर इंजेक्ट करता था। और मैं तमाम चीज़ें जो है वो इस हिसाब से चलाता था पूरे महीने में। एंड आई वुड डू कि जब मैं आया था वहाँ पे तो मेरे पास तकरीबन 750 का बोर्ड था। जब मैं वहाँ से ट्रांसफ़र होकर दादू के लिए जा रहा था तो देयर वाज ओनली 95 केसेस जो मैंने छोड़े थे। तो इतना हमने काम किया अल्हम्दुलिल्लाह। और दूसरा ये था कि मैंने आईटी के अंदर जो आज आपका केस फ्लो मैनेजमेंट सिस्टम है, इसका आइडिया जो था वो मेरे पास आज भी एक्सेल शीट्स पड़ी हैं, वो आइडिया सेम था, सिमिलर था। मैंने वो अपने सेशन जज से कहा हुआ था कि सर आई ओनली नीड अ पीएन जो कि इस चीज़ को चलाए। लेकिन ये हर जज नहीं कर सकता सर, हर जज नहीं कर सकता, हर जज का आईटी का बैकग्राउंड नहीं है। तो हालात हमारे यहाँ थोड़े से डिफ़िकल्ट इस चीज़ को लेकर हैं, स्टेशनरीज़ कम है, बेतहाशा जजेस बोल नहीं पाते, सेशन जजेस के सामने अपने हक की बात नहीं कर पाते, वो दबे रहते हैं। उनकी जितनी प्रॉब्लम्स हैं, अच्छा अगर वो बोलते हैं कहीं ना कहीं जो है वो उनके खिलाफ कोई ना कोई फिर मामलात इस तरह के इरप्ट हो जाते हैं कि फिर वो उनको प्रॉपर तरीके से फेस नहीं कर पाता। हर वकील जज जो है वो इस तरह से वोकल नहीं होता कि अपने राइट के लिए वो बात कर सके। यही वजह होती है बहुत से छोड़ के चले जाते हैं। तो कहने का मकसद ये है कि अगर इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, आज भी अगर आप हमारे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स के अंदर जाएं तो जजेस की जो पहले कोर्ट्स हुआ करती थी बड़ी बड़ी, और एक जज का अपना एक काइंड ऑफ प्रोएक्टिव काइंड ऑफ लुक होता था कि आप कोर्ट में दाखिल हुए तो आपको एक फ़ील आता था, वो चीज़ें नहीं रहीं। इतनी स्क्वीज़ होकर छोटी छोटी कोर्टें बन गई हैं कि वहाँ आपको सफोकेशन होती है। आप 10 मिनट के लिए, अभी रिसेंटली एक केस के अंदर हम गए, हम 10-15 वकला जो है वहाँ पे खड़े हुए, तो यकीन करें कि बिल्कुल ऐसे लग रहा था कि जो है वो अब हमें हमारी सांस निकलने वाली है। तो इस तरह का जो माहौल है, इसके लिए हमें कुछ करना पड़ेगा। करने से मुराद क्या है कि हमारे वकला जो है ख़ास तौर पे वो दे आर ऑफ द व्यू कि जनाब हमने कोर्टें यहाँ से शिफ्ट नहीं करनी है, ठीक है। और हमारी जुडिशरी जो है वो चाहती है कि कोर्टें शायद कहीं और शिफ्ट हो जाएं। मैं इस पे अपना ओपिनियन नहीं दूंगा कि क्या करना चाहिए, लेकिन जो ग्राउंड रियलिटीज़ हैं उनको अप्रिशिएट करना चाहिए। दुनिया पता नहीं कहाँ जा रही है, इतनी तरक्की कर रही है। हम भी अगर एक जगह से दूसरी जगह चले भी जाते हैं तो आई बिलीव कि दैट विल बी क्वाइट बेटर फॉर द इंस्टीट्यूशन। अच्छा सर, आपने एक हार्ड टाइम जो जुडिशरी का था, रेम्यूनरेशंस भी कम थी, सारी चीज़ वो तो आपने गुजार लिया, बट जब गोल्डन टाइम में इसको कहूँगा कि अच्छी तनख्वाहें भी हैं, फैसिलिटीज़ भी हैं, बेहतर हो रही हैं चीज़ें, तो व्हाई डिड यू लीव द जुडिशरी? देखिए हर चीज़ का एक पैशन होता है। जुडिशरी में अगर आप जाएं बड़ी कंफर्ट जोन है, और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे 10 साल के एक्सपीरियंस में मुझे अच्छी अच्छी पोस्टिंग्स, जिस तरह मैं
पहली मेरी पोस्टिंग ईस्ट में थी, बाय देन आई वाज अंडर ट्रेनिंग, लेकिन उसके फ़ौरन बाद जो है वो मेरी पोस्टिंग खैरपुर डिस्ट्रिक्ट में हुई, फिर कराची सेंट्रल में, और वहाँ पे मैंने हाई प्रोफाइल केसेस भी जो है वो प्रोसीड किए। फिर उसके बाद मेरी दादू में पोस्टिंग हो गई, वहाँ से मैं प्रोमोट होके एडिशनल रजिस्ट्रार हाई कोर्ट बना। आईटी का मेरा बैकग्राउंड था, तो उस हिसाब से जजेस को उन दोनों में जो ट्रेनिंग दी गई, तो उसमें मैंने खुद जो है वो पार्टिसिपेट किया और ट्रेंड किया मेरे अपने कलीग जजेस को। तो उस हवाले से फिर ख़ास तौर पे मेरा जो टेन्योर हैदराबाद हाई कोर्ट में था वो बड़ा ज़बरदस्त था। छोड़ने का जो मकसद था ना, वो बिल्कुल भी जो है ना, ये आपकी जो रेम्यूनरेशंस हैं या सारी चीज़ें, ये नहीं है। हर बंदे की एक अपनी सोशल लाइफ होती है, वो चाहता है कि ज़िंदगी अपनी मर्ज़ी से। हमारे यहाँ थोड़ी सी जुडिशल साइड पे अगर आप आएँ करियर को लेकर, तो वहाँ पे हर चीज़ रिकॉर्डेड होती है। मतलब अगर आपने निकलना है तो परमिशन लेके हेडक्वार्टर से निकलना है, शादी में कहीं गए, किसी अच्छी तकरीब में चले गए, कोई हमारे यहाँ कुछ जजेस की जो है ना वो ज़हनी जो ख़ास तौर पे सेशन जजेस हैं, वो आपको इस चीज़ पे भी जो है वो जज कर रहे होते हैं कि भाई इसने अच्छे कपड़े पहन लिए हैं, तो ये क्यों पहने हैं, कहाँ से आया इसके पास। भाई कोई वेल ऑफ भी हो सकता है, और या अल्लाह ताला ने उसको एक ऐसा माइंड सेट दिया हो कि वो सेविंग भी कर सकता है। तो आप उसकी एक जो है वो ज़ाहिरी जो एक अपीयरेंस है उसको मद्देनज़र रख के अगर जजमेंटल बनेंगे, तो इसका इस तरह की एक जो मेंटल अप्रोच थी, वो चीज़ें हम मुझे बहुत ज़्यादा, हालांकि मैं नहीं रहा, मैं इस हवाले से कभी मैंने प्रोटोकॉल नहीं लिया, बड़ी आज़ाद ज़िंदगी गुजारी। मैं अपने अल्लाह को जो है वो जवाब दूँ हर चीज़ के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह एक अच्छे जो है वो बैकग्राउंड के साथ और अच्छे एक माहौल में और अच्छे नाम के साथ मैंने छोड़ी। तो छोड़ने का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ ये था कि आई फेल्ट माई सेल्फ मोर इंडिपेंडेंट इन एडवोकेसी दैन बीइंग पार्ट ऑफ द जुडिशरी। अच्छा सर, अब ये बात यहाँ पे आती है कि बहुत सारे एस्पिरेंट्स होते हैं जुडिशरी के। जुडिशरी में इन होने की अगर हम बात करें, तो आपका एक्सपीरियंस भी रहा है, आप क्लासेस भी देते रहे हैं इस सिलसिले में, आई थिंक दे भी रहे हैं। एंड क्या टिप्स आप देंगे जुडिशल एस्पिरेंट्स को जो प्रिपरेशन के लिए, किस तरह से वो अपने एग्जाम्स को प्रिपेयर करें और जज बन सकें? बहुत अच्छा सवाल किया और टाइमली क्वेश्चन है ये हमाद। देखें, अब अगर आप ये सोच के बैठे हुए हैं कि जनाब हमने ये इम्तिहान पास करना है, तो सर इम्तिहान पास करने का सवाल बज़ाते ख़ुद ज़हन को बड़ा जो है ना ओवरबर्डन कर देता है। इसमें मैं आपसे ये कहूँगा कि अल्टीमेटली तो आपने जाके प्रिजाइडिंग ऑफिसर बनना है ना, तो आप ये सीखिए कि आप जब प्रिजाइडिंग ऑफिसर बन गए तो आप परफॉर्म कैसे करोगे, और आपसे ये यही चीज़ पूछेंगे कि भाई जब आपने जजमेंट लिखनी हुई, देखें आपका ये जो जुडिशल कमीशन एग्ज़ाम ले रही होती है वो 3 पोर्शंस में ले रही होती है। नंबर 1 इज़ स्क्रीनिंग आउट टेस्ट होती है, जिसके अंदर आपका इंग्लिश और जनरल नॉलेज हो गया, और जो है वो फिर लीगल जो सब्जेक्ट्स हैं उनके ऊपर एक क्वेश्चनर बनता है 100 नंबर्स का, और वो 100 क्वेश्चंस होते हैं। अगर आप ये देख लीजिए कि जनाब जो जनरल नॉलेज और इंग्लिश होता है उसमें एक काइंड ऑफ पैसेज देते हैं ये लोग, उस पैसेज में जो मोस्ट डिफ़िकल्ट पैसेज होता है वो, उसमें 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन भी होती हैं और डिफ़िकल्ट वर्ड्स होते हैं। तो वो जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स होते हैं बेसिकली ये इस चीज़ का एक काइंड ऑफ इम्प्रेशन या मैसेज है कि आपकी वोकेबलरी अच्छी होनी चाहिए। वोकेबलरी में क्या क्या होना चाहिए? सिनोनिम्स होने चाहिए, एंटानिम्स आपको पता होने चाहिए। मैक्सिमम सिनोनिम्स और एंटानिम्स पे काम करें आप। फिर आपके जो है वो ग्रामर में जो है वो डिफरेंट वर्ड्स ऑफ स्पीचेस होते हैं, जिस तरह प्रीपोजिशन हो गई, नाउन हो गया, वो एक काइंड ऑफ आपको पैसेज देते हैं कि जनाब उसमें आप प्रॉपर प्लेसमेंट करें मुख्तलिफ वर्ड्स की, नाउन की, वर्ब की, एडवर्ब की, एडजेक्टिव की या प्रीपोजिशन की, वो दे रहे होते हैं आपके पास। मैक्सिमम ये 30 क्वेश्चंस होते हैं, उसमें 10-12 जो है वो जनरल नॉलेज के होते हैं और बाकी लॉ के होते हैं। अगर आप बुनियादी तौर पर प्रैक्टिसिंग लॉयर हैं, आपका कोर्टों में आना जाना है, आप ड्राफ्टिंग करते हो, आपने ये सारी चीज़ें या तमाम लॉज जो कि हमारे यहाँ इंग्लिश में हैं वो सीखे हैं, अच्छी वोकेबलरी है, ये इनिशियल एग्ज़ाम है जो आपने पास करना है और उसमें मैक्सिमम नंबर देने। अब नेक्स्ट क्या होगा? नेक्स्ट होगा आपका डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस होते हैं,
मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स पे, जिसमें CRPC, CPC, PPC, कानून शहादत, यानी वो तमाम लॉज जो कि आप एज ए प्रिजाइडिंग ऑफिसर ऑफ अ जुडिशल मजिस्ट्रेट, सिविल जज, फैमिली जज, कंज्यूमर कोर्ट, आप उन तमाम चीज़ों को डील कर रहे होंगे। तो वो अगर आप प्रैक्टिसिंग एडवोकेट हैं या अदरवाइज़ भी आपने CRPC को प्रॉपर पढ़ा है, 154 क्या कहता है, जिस तरह मैंने अभी आपको पूरा ट्रायल का एक कॉन्सेप्ट बताया, उसमें किन किन जो है वो रेलेवेंट प्रोविजंस की ज़रूरत होगी। रिमांड की स्टेज के ऊपर जो है वो IO 61 के बाद अगर रिमांड लेगा तो सेक्शन 167 में लेगा। अगर इनको आप एक काइंड ऑफ प्रेपोजिशन बना के और डील करेंगे, एक दो केसेस अगर आपने इस तरह के पढ़ लिए, आई बिलीव कि ये इम्तिहान आपके लिए बिल्कुल ईजी हो जाएगा, बड़ा आसान हो जाएगा। अगर आप इस चीज़ को यूं समझ के करेंगे कि आप अपॉइंट हो गए, आप इस वक्त प्रिजाइडिंग ऑफिसर हैं, लेट सपोज अब आपके पास एक रिमांड आता है, आप उसको कैसे टैकल करोगे, चार्ज फ्रेम करनी हो कैसे टैकल करेंगे, एविडेंस रिकॉर्ड करना हो कैसे करेंगे, 342 के सवाल बनाने हो, कन्फ्रंट करना हो कैसे करेंगे, 164 CRPC का स्टेटमेंट रिकॉर्ड करना हो कैसे करेंगे, कन्फेशनल स्टेटमेंट रिकॉर्ड करना हो, कौन कौन से लॉज अप्लाई होते हैं, कौन कौन से रेलेवेंट प्रोविजंस हैं, अगर ये करना हो तो जजमेंट राइटिंग, अब सिविल जज के लिए जजमेंट राइटिंग मैक्सिमम सेकंड शेड्यूल के तहत वो तमाम ऑफेंसेस PPC के या अदरवाइज जो बाकी सब्सटेंटिव पीनल लॉज हैं या प्यूनिटिव लॉज हैं, उनके जो मैजिस्ट्रल ट्रायल के ऑफेंसेस हैं, उनकी जजमेंट्स की रिहर्सल करें, प्रैक्टिस करें। इससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा। फैमिली जज के लिए फैमिली कोर्ट्स ऑर्डिनेंस 1961, फैमिली कोर्ट्स एक्ट 1964 पूरा बता रहा होता है आपको, मैक्सिमम 15-20 से जो है वो प्रोविजंस के ये लॉज हैं। तो ये तमाम चीज़ें आपने यूं मद्देनज़र रख के एक काइंड ऑफ आइडिया बना के और उसके बाद आपने इन चीज़ों को फुट स्टेप्स की तरह फॉलो करना है। मैक्सिमम ये जो है ये 10 दिन की एक काइंड ऑफ ट्रेनिंग है जो आप खुद से कर सकते हो। अदरवाइज जो है अगर आप डेप्थ में चले जाएंगे तमाम लॉज के अंदर कंफ्यूज हो जाएंगे। आप समझ लीजिए आपको एक मॉक ट्रायल अपने लिए सेटल करना है कि आप एज ए प्रिजाइडिंग ऑफिसर परफॉर्म कैसे करोगे, क्योंकि आपने लॉ तो पढ़ लिया ना, लॉ ग्रेजुएट हुआ, 3 साल पढ़ा, 5 साल पढ़ा या 4 साल पढ़ा। अच्छा सर, स्टार्ट कहाँ से करना चाहिए? लाइक खुद से प्रिपेयर करना चाहिए, एकेडमीज, किसी टीचर के पास जाना चाहिए, या कहाँ से स्टार्ट करें? व्हाट शुड बी द स्टार्टिंग पॉइंट? सर देखें, आज की जो दुनिया है इसमें तो मेरा ये ख़्याल है कि अगर आप कोई एक पर्टिकुलर एस्पेक्ट बना के ना कि जनाब मैंने स्कूलिंग करनी है या मैंने कोई कोचिंग सेंटर पे जाना है, आज तो आपको पता होना चाहिए कि जनाब मैं क्या समझ सकता हूँ प्रॉपर तरीके से। आज आपके पास चैट GPT हो गया या जजेस GPT बन गए हैं। मैं आपको एक और बताता हूँ, आपका टूल है दैट इज़ NoteLM। गूगल पे जाएँ आप, NoteLM लिखें, वो आपको बताता है कि ये पूरा CRPC PDF फॉर्म में आपने अपलोड किया। आप वैसे तो यहाँ बैठ के पूरा किताब जो है वो स्किमिंग कर रहे होते हो ना, शफिल कर रहे होते हो पेज वाइज, यार फलां कहाँ ढूंढूं, ये चीज़ कहाँ ढूंढूं। आपने NoteLM पे जाके पूरा CRPC अपलोड करें, जो आपके माइंड में उसमें लिखें वो पूरा रेलेवेंट प्रोविजन निकाल के आपके सामने रख देगा। तो सिमिलरली आप जो है, मैंने जिस तरह आपको आइडिया दिया ना, आप बन गए जी जनाब, आप सिविल जज हैं, जुडिशल मैजिस्ट्रेट। अब आपके सामने आ गया जनाब कि एक पुलिस वाला रिमांड लेके आया, आपने सिर्फ ये लिखना है, वहाँ पे CRPC अपलोड किया, आपने लिखा IO हैज प्रोड्यूस्ड बिफोर मी एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 167 ब्रिंगिंग अलॉन्ग 2 अक्यूज पर्सन्स, दिस इज देयर फर्स्ट डे आफ्टर रजिस्ट्रेशन ऑफ FIR, व्हाट आई हैव टू डू। वो आपको ऑर्डर भी लिख के दे देगा। अच्छा, पूरा ऑर्डर सर बाकायदा से। और अगर आपको कोई कंफ्यूजन है आप उसको ट्रेन करें। ये वो टूल है जिसमें आप आधा घंटा उसके साथ डिस्कस करें, जैसे किसी सीनियर को फ़ोन करके आप पूछ रहे होते हो ना कि सर ये हुआ है मेरे साथ, फिर उसमें बचकाना सवाल भी कर रहे होते हो आप कि सर देखिए मैं ये करूं तो क्या हो जाएगा, ये करूं तो क्या हो जाएगा। सीनियर आपका जो है वो आपसे गुस्सा हो जाएगा, लेकिन NoteLM आपसे गुस्सा नहीं होगा, वो आपको हर बचकाना सवाल का भी बेहतरीन जवाब दे रहा होगा। तो जजेस इसको यूज़ करते हैं? सर एटलीस्ट यूज़ करना चाहिए। आई सजेस्ट, क्यों करना चाहिए, लेकिन थोड़ा सा आपको यहाँ पे जिस तरह एक ऐसी शार्प, जिस तरह आप अभी सर्जन की मिसाल दे रहे थे ना, कोई शार्प नाइफ आपके हाथ में आ जाए तो एहतियात और मोहतात अंदाज में आपको करना होता है। सिमिलरली ये चीज़ बिल्कुल वैसी है, आप वो करें,
लेकिन जहाँ जहाँ पे वो आपको क्लू दे रहा है उसको उसका सेकंड जो है वो ओपिनियन भी ले लें और उसको वेरीफाई भी कर लें। इस तरह से आप इसको करें। I believe that this is going to assist every newcomer and aspirants of the judicial office. अच्छा सर, आपने एक बड़ा इंटरेस्टिंग टूल बताया। मैं इससे ज़मीन एक मेरे जहन में सवाल आया कि फिर भी अगर ऐसे टूल्स अवेलेबल हैं जुडिशरी के पास, सो जजेस जजमेंट्स लिखते क्यों नहीं है टाइमली? मतलब कहीं कहीं डेट्स गुजर जाती हैं फॉर ऑर्डर फिक्स है। सम टाइम तो ये भी होता है कि जज साहब भी ट्रांसफ़र हो गए, रिटायर हो गए, दोबारा री हेयरिंग हो गई, तो टाइमली ऑर्डर्स आ क्यों नहीं पाते? सर वो मैंने देखे अभी आपको ये जो मैंने टूल बताया ना, अभी तो इतने टूल पड़े हुए हैं, यकीन करें कि ये आधा घंटा लगता है। मैं समझता हूँ कि मेरे जैसा कोई सुस्त बंदा दुनिया में नहीं होगा और ये सुस्त लोगों के लिए टूल्स बने हैं। तो ये चीज़ें आपके लिए इतनी इन्होंने आसान कर दी हैं, इतनी आसान कर दी हैं। मैं आपको बताऊँ कि ऐसे ऐसे टूल्स हैं। अब जिस तरह आपका माइक्रोसॉफ्ट पायलट हो गया, अच्छा आपका जो है वो वोवा हो गया, आई बिलीव इट्स नेम इज़ लाइक दैट। मैं क्या करता हूँ, मैं अभी आपके सामने आपको डेमो दे सकता हूँ अपने मोबाइल से। मैंने इसको डिक्टेशन देनी है 15 मिनट की, और जिस तरह आपका स्टेनो भी शायद गलती करता होगा, ये गलती नहीं करेगा। डिक्टेशन देनी है और मैंने वही वाला जो डिक्टेशन उसने एज इट इज़ मेरा वर्बेटम लिखा है, वही उठा के मैंने को पायलट में डाल देना। उसको बोलना है कि इसकी मुझे बेल एप्लीकेशन बना के दो जो मुझे सेशन जज ईस्ट में जमा करानी है, मेरी ये FIR है। सर वो आपको ऐसा ड्राफ्ट बना के देगा कि, लेकिन उसको आपने आंखें बंद करके कोर्ट में नहीं जमा कराना है। सेम इज द सिचुएशन विद द जजेस। अगर जजेस इसको यूटिलाइज करना चाहें तो वो आपको तो बेहतरीन काइंड ऑफ असिस्टेंस मिल रही होती है ना। देखिए मैं वकील हूँ, मुझे ब्राउजिंग ग्रेजिंग करनी है, मैंने जाके रेमेडी ढूंढनी है। आपको तो इस वकील ने भी दिया, इस वकील ने भी दिया, हो सकता है 10 वकील हों, सबको सुने आप। सबके सुनने के बाद आपको कोई डॉक्यूमेंट्री चीज़ें दी तो होंगी ना, आप वो नोट LM पे अपलोड करें, एक बेसिक आइडिया ले लें, फिर करें उसके ऊपर रिसर्च। सर मैक्सिमम आधे घंटे के अंदर आपकी 30-40 पेजेस की बेहतरीन जजमेंट बन जाएगी। हालांकि इतना वर्बोज होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप टू द पॉइंट कोई जजमेंट देना चाहते हो तो मेरा ख्याल है कि 2-3 पेजेस बहुत हैं। अगर आपकी वो सब्सटेंस बेस्ड है एंड इट इज़ बेसिकली करोबोरेटेड विद प्रॉपर एविडेंस, तो कर सकते हो। नहीं सर, बड़ा इजी है। क्वेश्चन रिमेन्स द सेम कि फिर आते क्यों नहीं है, सर नंबर 1। देखिए, एंड मैं उसका जवाब जानबूझ के नहीं देना चाहता। एंड जब आप जुडिशियल ऑफिसर थे तो क्या आप टाइमली ऑर्डर्स दे देते थे या सर आप भी बिल्कुल, 3-4 मैंने डेट्स बड़ी लेते मेहनत थे? की है और आई बिलीव कि अगर आपको कभी कोई ऑफ द रिकॉर्ड किसी अच्छे जज के साथ मुलाकात हो जाए जो हमारे बाद आए, तो उमूमन क्या होता है कि आप जब से ये IT का दौर आया है, आप जब नए नए जज बन के आते हो तो यू गो, जिस तरह हम लोग वकील भी बनते हैं ना, तो हम एक दूसरे के साथ बात कर रहे होते हैं, कहते हैं यार कोई एक आपके पास फलां पिटीशन का कोई स्पेसिमेन पड़ा हुआ है, तो हम उससे हेल्प ले रहे होते हैं। इसी तरह हमारी जुडिशरी के अंदर भी जो है वो नए नए जजेस जब आते हैं तो वो बेचारे हेल्प ले रहे होते हैं, हमने भी ली है। तो उसमें क्या होता है कि वो जो आपकी USB के अंदर जो स्टफ़, आजकल तो वो फिर माइक्रोसॉफ्ट ड्राइव है उस पर पड़ा होता है, वहाँ से हेल्प ले रहे होते हैं लोग। तो मेरे कहने का मकसद ये है कि चीज़ें पड़ी हुई हैं आपके पास, वहाँ से भी आप हेल्प लेके और जजमेंट लिख सकते हो। लिखना चाहिए, देर नहीं करनी चाहिए। हाँ अलबत्ता क्या मामलात हैं, मैं उनको जो है वो यहाँ ऑन एयर तो नहीं बता सकता। नहीं करना चाहिए, उनको लिख देना चाहिए, जो भी जजमेंट हो ऑर्डर हो टाइमली निकालना चाहिए। अच्छा सर, आपने 10 साल ऑलमोस्ट जुडिशरी में दिए हैं, सो इन योर ओपिनियन कि जुडिशरी इज़ वर्किंग फाइन या देयर इज़ नीड ऑफ समथिंग टू इम्प्रूव इमीडिएटली? सर बहुत ज़रूरत है अभी। इट्स नॉट वर्किंग फाइन? नहीं, मैं मतलब सच्ची बात ये है कि बहुत इंडिविजुअली तो बड़ा काम कर रहे हैं। मतलब अगर मैं नाम लेना शुरू कर दूं तो मतलब इतने नाम हैं अल्हम्दुलिल्लाह, वो भी काम कर रहे हैं, लेकिन इज्तिमाई तौर पे एज एन इंस्टीट्यूशन इस पे बहुत काम करने की ज़रूरत है। अच्छा सर, कुछ इश्यूज जो हैं हमें कोर्ट में बीइंग लिटिगेटर हमें बड़ा फेस करने को मिलते हैं। सम टाइम एटीट्यूड्स के हो सकते हैं, माइंडसेट्स के हो सकते हैं। जैसे कि लिटिगेंट्स भी बड़े परेशान रहते हैं कि तारीख पे तारीख मिल रही होती है, वकला भी परेशान। दूसरा एक सम टाइम ये होता है कि हम बहुत अच्छी तैयारी करके जाते हैं, अपने केस लॉ सारी चीज़ लेके जाते हैं, बट
the presiding officer is not willing to hear or listen to those arguments, या वो उस केस लॉज को पढ़ते ही नहीं हैं, ये एटीट्यूड्स होते हैं. सो आप इन एटीट्यूड्स को किस तरह से इम्प्रूव किया जा सकता है, और इसमें आपका क्या ओपिनियन है इसमें? देखिए, एक चीज़ तो बड़ी क्लियर है कि हमारे पास पेंडेंसी काफ़ी बढ़ गई है, और पेंडेंसी को लेकर अगर आप ये देखें कि सबऑर्डिनेट कोर्ट्स के अंदर ख़ास तौर पे सीनियर सिविल जजेस के पास अब जब से हाई कोर्ट की जितनी भी पेंडेंसी थी सिविल सूट्स की वो नीचे आ गई, तो उस चीज़ को जो है वो हैंडल करना और उसको जो है वो स्ट्रीमलाइन करना थोड़ा डिफ़िकल्ट है. लेकिन अगर इससे थोड़ा पीछे चले जाएं तो हमारे पास सबऑर्डिनेट जुडिशरी में ऐसा कुछ नहीं था कि जो है वो ज़्यादा आपके पास बैकलॉग हो. मेरा ख़्याल है कि जब से नेशनल जुडिशल पॉलिसी आई या ख़ास तौर पे जब मॉडल कोर्ट्स बनी तो उसके बाद से तो ये तक कहा गया कि जनाब आप मॉडल कोर्ट में जाकर ये बहाना नहीं कर सकते कि वकील साहब सुप्रीम कोर्ट में या हाई कोर्ट में बिज़ी हैं. अलबत्ता सुप्रीम कोर्ट में जाकर ये कह सकते हो कि वकील साहब मॉडल कोर्ट में बिज़ी हैं, ये तक का था. तो उन दिनों में तो इन्होंने बेतहाशा काम किया, ख़ास तौर पे मॉडल कोर्ट्स ने, और डिस्पोजल किया, टाइमली डिस्पोजल भी और बाकायदा से. लेकिन इस वक्त जो सिचुएशन है इसको भी, लेकिन अगर आप तरीके से चलें इसको भी हैंडल किया जा सकता है. मैंने जो आपको थोड़ी देर पहले मिसाल दी थी ना कि मैंने काइंड ऑफ केस फ्लो मैनेजमेंट सिस्टम एक्सेल पे लेके आया था मैं, और मैंने अपने सेशन जैसे कहा कि आई नीड ओनली अ पीएन. वहाँ पे क्या था, वहाँ पे ये था कि आपकी तमाम चीज़ें डिजिटलाइज हो गई थी. डिजिटलाइज यूँ हुई कि आपके पास चालान आया, सबसे पहले तो जिस दिन चालान आया 173 कैटेगोरिकली कहता है, जिस दिन आ गया अक्यूज़ आपके सामने, प्रॉपर्टी आपके सामने, स्टेटमेंट्स आपके सामने, उसी दिन कॉपी सप्लाई करें. और अगर अक्यूज़ कहता है कि जनाब मुझे डिफेंस प्रिपेयर करने की ज़रूरत नहीं है, ही कैन वेव हिज राइट टू डिफेंड की प्रिपरेशन वाला, और वो उसी वक्त कहता है कि जनाब मेरी आप चार्ज फ्रेम करें, और विटनेसेस अगर मौजूद हैं, वकील साहबान मौजूद हैं, उसी दिन आप उसको कंक्लूड कर सकते हो. इस तरह का माइंडसेट चाहिए आपको. सूट्स के अंदर भी क्या है, सूट्स के अंदर भी अगर आप देखें तो बुनियादी तौर पर प्लेंट आया, मैक्सिमम वकील साहबान आते हैं कि जनाब मुझे इंटरिम रिलीफ देते हैं, और उसमें 6 से 8 महीने आपका पूरा ऑर्डर 5 चलता है. ऑर्डर 5 सीपीसी क्या चलता है, सर्विस. भाई 3 4 5 10 उसमें आपने डिफेंडेंट कर दिए. जब तक तमाम के ऊपर जो है वो सर्विस हेल्ड गुड नहीं होती, वो पेंडिंग पड़ा होता है फॉर्मल प्रोसीडिंग्स के लिए. इसको बढ़ाएं, इसको एक्सपेडाइट करें. जिस तरह हमारे यहाँ बैंकिंग लॉज के अंदर, फैमिली लॉज के अंदर तमाम मोड्स ऑफ सर्विस एक ही जो है वो दिन पे आप कर देते हो, वो करें. जो आता है वो आए, नहीं आता एक्सपार्टी हो जाएगा, कल आपको टॉयलेट आ जाएगी, सारी चीज़ें होंगी. सर, ये जो आप सारी बात कर रहे हैं इसके लिए बहुत स्ट्रॉन्ग जजमेंट मेकिंग पावर, डिसीजन मेकिंग पावर चाहिए. बिल्कुल सही कह रहे हैं. अगेन आई विल कम टू अनदर प्रॉब्लम हियर कि बहुत सारे जुडिशियल ऑफिसर्स हैं, दे जस्ट ट्राई टू कि बस किसी तरह से आज की डेट निकल जाए, कोई भी इंडिपेंडेंट डिसीजन करना ही नहीं है. समटाइम वी फेस दैट कि वो समझ रहे होते हैं सारी चीज़, उनको समझ आ रही होती है, ऐसा नहीं हमें समझ आ रहा होता है कि उन्हें पता लग रहा है सारी चीज़, दे आर अंडरस्टैंडिंग, बट दे जस्ट वांट कि यार कोई डिसीजन देना ना पड़ जाए, इंडिपेंडेंट बोल्ड डिसीजन ना देना पड़ जाए. सो इस माइंडसेट को किस तरह से हम इम्प्रूव कर सकते हैं, बेहतर कर सकते हैं इसको? देखिए, ये प्रोफेशनल आपको अप्रोच डेवलप करनी पड़ेगी, चाहे आप बेंच में हो चाहे बार में हो. आपको प्योर प्रोफेशनल अप्रोच के ऊपर काम करना पड़ेगा. आप देखें, लॉ में एक चीज़ प्रोवाइडेड है, अगर आप समझदार हैं, आपने लॉ को सही से पढ़ा हुआ है, फैक्ट्स को प्रॉपर तरीके से एवेल्युएट कर रहे हैं, अगर उसका रिलीफ बनता है आपको बोल्डली वो डिसीजन लेना चाहिए. अगर नहीं बनता है आप डिनाई कर दें, आप ऑर्डर लिख दें, ऑर्डर लिखने में 10 मिनट लगेंगे. लेकिन अगर ये बात आप करें कि जनाब बस किसी सूरत अवॉइड करना है, या टेक्निकल बुनियाद के ऊपर, एक पॉलिसी मैटर के बुनियाद के ऊपर कि जनाब चूंकि मेरे सेशन जज ने कहा कि जनाब आप विदाउट नोटिस किसी को रिलीफ नहीं दे सकते, या जो है वो सेशन जज ने कहा कि जनाब जो है इसमें मैक्सिमम जो रिमांड है वो आपने देना है, ये माइंड सेट होगा तो आईओ घर से भी तैयार होकर आएगा, कहेगा मुझे तो किसी सूरत में रिमांड मिलना है. फिर तो इंसाफ ना हुआ. ये तो फिर वो वाली चीज़ हो गई कि जनाब डू एज डायरेक्टेड. ये ना करें, आपको लॉ पे चलना है और ये डिसीजन लेना होगा. और ये जब तक आप अपना एक्यूमेंट डेवलप नहीं करोगे, आप इसी तरह से लिंगरिंग करते रहोगे.
सर लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे सर कि आप बीइंग जुडिशियल ऑफिसर ज़्यादा एंजॉय करते थे या बीइंग एन एडवोकेट, और क्या आप जो यंग लॉयर्स हैं, यंग प्रोफेशनल्स हैं, उन्हें जुडिशरी की तरफ सजेस्ट करेंगे कि उन्हें जाना चाहिए या नहीं? देखें, एक इतना मुश्किल सवाल कर दिया ना आपने मेरे साथ। पहली बात तो ये है कि मैंने एज ए जज भी बड़ा ज़बरदस्त इंजॉय किया, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं एज एन एडवोकेट भी बहुत ज़बरदस्त इंजॉय कर रहा हूँ। मैं न्यू कमर्स को ये कहूँगा, अगर इंतज़ार कर सकते हो तो करो और वकील बने रहो, ठीक है। लेकिन अगर आपका पैशन है, आपका मिजाज ऐसा है कि आप जो है वो जुडिशरी ज्वाइन करना चाहते हो, आपका शौक़ है, तो गो विद इट, टेक योर ओन डिसीजन। मैं आपको पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर कर सकता हूँ कि मैं जुडिशल साइड पे भी मैंने बड़ा एंजॉय किया, अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे अच्छे फ़ैसले दिए और हाई प्रोफाइल मैटर्स को मैंने डील किया। सिमिलरली मैं जब एडमिनिस्ट्रेशन में रहा हैदराबाद हाई कोर्ट में, मैंने अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा काम किया, बहुत अच्छा काम। वो आपको वहाँ जाकर इंशाल्लाह, अगर मेरे जितने दोस्त वकील हैं वहाँ जाकर हैदराबाद हाई कोर्ट में मेरे बारे में पूछेंगे तो थिंग्स स्पीक बाय देमसेल्व्स। और जी सर थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, एंड आई होप के व्यूअर्स के लिए भी ये सेशन काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। वी एंजॉयड इट वेरी वेल, और व्यूअर से भी ये रिक्वेस्ट है कि मज़ीद इसी तरह की पॉडकास्ट के लिए, इसी तरह के सेशंस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें वीडियो को अगर आपको पॉडकास्ट पसंद आई है, शेयर करें दोस्तों के साथ अगर आपको लगता है कि किसी दूसरे की लाइफ में ये कुछ बेनिफिट ऐड कर सकती हैं। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगली पॉडकास्ट में। अल्लाह हाफिज़।